धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश, दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल और ईरान से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों की। और इन तमाम खबरों को आसानी से मैं इसलिए आपके सामने रखने में कामयाब हो पाता हूं रोजाना, क्योंकि इस पर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए, तबसरा तस्करा करने के लिए हमारे साथ जुड़ जाते हैं कृष्णकांत जी, यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं। वो जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी और गहरी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सब वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। भारतीय मुसलमानों की चिंता की है ईरान ने, तो भारत सरकार कह रही है कि लो आईना देख लो तुम्हारे यहाँ पे क्या हो रहा है। दुनिया की यही मतलब कहें तो दस्तूर तौर तरीका हो रहा है। अपना गम छुपाने के लिए, अपनी गलतियां छुपाने के लिए खुद जो अपनी जनता के साथ करें, एक दूसरे के ऊपर दिखा रहे हैं, अपने यहाँ की बात नहीं करेंगे। इस पे जो भी आपके सुप्रीम कमांडर ने कहा है कि भारतीय मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, पहले भी उन्होंने उस समय कहा था जबकि जम्मू कश्मीर को 3 भागों में बांट दिया गया था और वहाँ की जो भी उनका जो सेमी ऑटोनॉमी था उसको खत्म कर दिया था, धारा 370 हटा के, तो उस पर भी उनका बयान आया था। उस समय भी भारत ने प्रतिक्रिया जाहिर की थी। अभी भी बोला है कि हमारे यहाँ की स्थितियां आपकी स्थितियों से अलग है। तो सही में कहें तो यहाँ के किसी भी देश के, यही नहीं, भारत नहीं, ईरान नहीं, किसी भी देश में जाए, वहां तब तक प्रजातंत्र को सही नहीं माना जा सकता जब वहां औरतों को बराबरी ना मिले, अल्पसंख्यकों को बराबरी ना मिले, हर भाषा के लोगों को बराबरी का अधिकार ना मिले, हर लोगों को उनको सही तरीके से उनको काम का अधिकार ना मिले, बच्चों को खेलने का, बूढ़ों को देखभाल करने का, और जो जवान है, युवा हैं, जो काम करने लायक हैं, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, ना करें। और यह दुनिया में भी कहीं भी नहीं हो रहा है। जी, एक सवाल यहाँ पे पर ये नहीं पैदा होता, क्योंकि ईरान और भारत के एक लंबे समय से ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, और इस तरीके से सुप्रीम लीडर का भारतीय मुसलमानों को लेकर मोदी सरकार पर सवाल खड़ा करना, जो आजकल खबरें भारत के अंदर से आ रही हैं, जगह जगह मस्जिदों पे हमले हो रहे हैं, तोड़फोड़ की जा रही है। आदित्यनाथ योगी एक मुख्यमंत्री हैं, वो खुद कहते हैं ज्ञान वापी को मस्जिद मत कहिए। क्या इन सब चीजों की वजह से, मतलब ऐसे चिरकुटों की वजह से जो तमाम ऐसे हंगामे कर रहे हैं, संबंध नहीं खराब हो रहे हैं ईरान और भारत के? जब से नई सरकार आई, यानी मोदी सरकार सत्ता में आई है 2014 के बाद से, ईरान के साथ हमारा संबंध कमजोर हुआ है या ठंडा पड़ गया है। वह जो गर्मी पहले थी वह चीज नहीं रहा। इसका कारण एक अमेरिका भी है। अमेरिका ने ईरान के ऊपर बहुत प्रतिबंध लगाए और उन देशों को कहा कि यदि तुम ईरान से तेल या कोई और चीज खरीदते हो या ईरान को बेचते हो तो तुम हमारे दोस्त नहीं रहोगे। यह असर पाकिस्तान पर भी दिखा, हमारे ऊपर भी दिखा। हमने कम कर दिया और जो भी हमने किया चुपचाप किया, हमारा जो भी संबंध था। और जब युद्ध शुरू हुआ गाजा पट्टी में, यानी हमास और आईडीएफ के बीच में, तब से भारत का जो रवैया रहा वह कहीं ना कहीं से हमारे ईरान के संबंध के को और भी कमजोर बनाया, क्योंकि यह जग जाहिर है कि हम ऊपर से जो बोल रहे हैं वह चीज हम नहीं कर रहे हैं। इसी कारण में संबंध खराब हुआ। और इसलिए यदि भारत की जो विदेश नीति है, जिसमें ईरान या पैलेस्टीन लैंड या प्रो अमेरिकन चीजें हो रही है, बांग्लादेश भी अब उस आधार पर जा रहा है, उसके आधार पे वहां का विदेश नीति जो है वह स्वाभाविक रूप से बनता है कि हमारे खिलाफ कुछ वक्तव्य बीच बीच में देता रहे। हालांकि उनके खुद के यहाँ मानव अधिकारों की बात करें तो वैसा कुछ चीज नहीं बनता। वैसे ही है जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका, अधिकांश दुनिया में, यहाँ तक रूस, चीन में वही स्थिति है। जी, चलिए, इस बयान को तो बीजेपी और आरएसएस अपने हक में ही बुना सकती हैं कि देखो ये यहाँ के मुसलमान बाहर के देशों से हमारे ऊपर इस तरीके का दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इसको हिंदू राष्ट्र बनाना ही पड़ेगा। आदित्यनाथ योगी भी शायद इसी दिशा में काम कर रहे हैं, कह रहे हैं पाकिस्तान कैंसर है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बाबा जी कभी चाइना के बारे में भी तो कुछ बोल के दिखा दो। अब मैंने कहा कि जब देश नीति गड़बड़ाता है, जनता आपसे नाराज है, जनता आपसे जीने का साधन मांग रही है, जीविका मांग रही है, तब आपको उनको बरगलाना है, उनको आपस में लड़ाना है, तो विदेश नीति नजर आता है। ये अब अगर तल्ला में गए, किसी मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं वहां के मुख्यमंत्री के साथ और कुछ नहीं मिला तो कहते हैं कि पाकिस्तान कैंसर है, वहां की जो बना है वो गलत है। यदि वो सही मामले में कहें तो मैं भी गलत कहूंगा, लेकिन उसका तरीका अलग है।
वह चीज अलग है। चूंकि भारत में जिस ढंग का जो सपना था भगत सिंह का, चंद्रशेखर आजाद का, अशफाकुल्ला का, सबका, वह चीज ना हुआ। एक दूसरे तरह का भारत बनने की तरफ बढ़ा और भारत को दो भागों में बट गया, जो अंततः 3 भागों में हो गया। तो उसका आधार था कि इसलिए हमने रिलीजन के आधार पर किया। खैर उसमें विशेष में ना जाए तो योगी आदित्यनाथ भी, अब इनके जो प्रशंसक हैं कि योगी आदित्यनाथ अंग्रेजी में डज नॉट मिन्स वर्ड्स, यानी बोलने में कोई भी कोताही नहीं बरतते, पूरी साफ बात करते। अपने उत्तर प्रदेश में जिस ढंग से लड़कियों का बलात्कार हुआ है और उनके विरोध करने वाले को, उन लड़कियों को जला दिया गया बिना मां बाप से मिले हुए, उस पर क्या ये कुछ वक्तव्य देंगे? जी, लेकिन मैं जगह को लेके बात करना चाहता हूं सर। अगरतला यानी कि बांग्लादेश के बॉर्डर पे खड़े होकर पाकिस्तान की बात क्यों कर रहे हैं? क्या इन्हें पता था कि बांग्लादेश को लेकर अगर कुछ बोलेंगे तो उस तरीके से मजा नहीं आएगा जो पाकिस्तान के खिलाफ बोलने में आता है? अभी कुछ दिनों से ऐसा लगता है, ऐसा नहीं है कि हमारी बातें सुन के भारत सरकार को समझ में आया कि अपने अभी जो आरएसएस के जितने भी आईटी सेल हैं उनको शांत रखा जाए, बांग्लादेश के खिलाफ आवाज मत उठाओ, क्योंकि वहां पर जो हम कह रहे हैं ठीक उसका उल्टा है। वहां पे अल्पसंख्यकों के खिलाफ उस तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं है जो तुम लोग बोल रहे हो, और बल्कि हमारा संबंध और खराब हो रहा है। इसलिए अभी हमें चुपचाप रहना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि अंदर ही अंदर से, चाहे वो बांध वाला हो, बाढ़ को लेकर हो, दूसरी चीजें हो, सब मसलों पर। और उसका नतीजा है कि यहाँ के राजनयिकों को भी, मुख्यमंत्री और जितने बाकी लोग हैं उनको यह गया होगा कि भाई तुम बांग्लादेश के खिलाफ बोलना शुरू करो। पाकिस्तान है ना, चीन के खिलाफ बोलने से कोई फायदा नहीं है। वहां जो भी होता है चीन के साथ भी संबंध बेहतर करने की बात है। चीन से इंपोर्ट धड़ाधड़ हो रहा है, इसलिए पाकिस्तान बचता है उसको करो। और जहां तक व्यक्तिवाद है, नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है बाय द वे, तो उनकी प्रशंसा करो। हालांकि पूरे सोशल मीडिया पे देख रहा हूं कि आज बेरोजगार दिवस के रूप में भी एक धड़ा मना रहा है। जी, क्या इसको मैं ऐसे भी देख सकता हूं, क्योंकि अब ये क्लियर हो चुका है कि बांग्लादेश में हुई तथाकथित क्रांति के पीछे अमेरिका है। अमेरिका का विशेष दूत डोनाल्ड लू तमाम पूरे ग्रुप के साथ यहाँ पे घूम रहा है। यहाँ के जो नए प्रधानमंत्री बने वो अमेरिका दौरा करके वापस लौट चुके हैं, और यहाँ हमारी जो सरकार है वो पुतिन से मिलने के बाद बाइडेन को बताती है कि वो क्या करके आई है। तो इस खामोशी के पीछे अमेरिका भी है। इस खामोशी के पीछे अमेरिका ना भी हो सकता है। इस खामोशी के पीछे यह इनको समझ में आ रही होगी, जो विदेश मंत्री या हमारे एनएसए हैं दोवाल, उनके कारण नहीं, बल्कि जो सेक्रेटरी है, जिनका काम है, जो आईएएस वगैरह है या फॉरेन सेक्रेटरी है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज से जो आते हैं, और जो बाकी उस तरह के हमारे अपने पूंजीपति वर्ग और उनके जो सो कॉल्ड थिंक टैंक है, वह सोच रहे होंगे, जैसे अदानी का बिजली जाता था वो अब दूसरा रास्ता देख रहे हैं। उनको लगा कि भाई बांग्लादेश से संबंध अभी मत खराब करो। अच्छा, धंधे पे आँच आ गई है, धंधे पे आँच आ गई। जी, आप सही पकड़े हैं। जी, चलिए, मैं आपको माजरा चाहूंगा, बीच में रोका, माफी चाहूंगा। उसके लिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अफगानिस्तान में पोलियो ड्रॉप बड़ी दिक्कत बन गई है। यहाँ हुक्मनामा जारी हो गया है कि अब पोलियो नहीं पिलाई जाएगी। अब देखिए, इसका कारण जो भी हो, वैसे तो पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान, दुनिया में 2 ही देश बच गए हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है, जहां पोलियो से पूर्ण रूप से मुक्ति नहीं मिली। और इसका कारण है कि यहाँ के जो रिलीजियस हेड्स हैं इसको एंटी इस्लामिक मानते हैं। और गाजा में फिर से शुरुआती हो रही है गंदगी और जो चीज चल रहा है उसका कारण अलग है। पोलियो ड्रॉप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे लोग गए, फिर भी उसके लोग भी मारे गए, वो पूरा नहीं हुआ। तो इसमें इससे मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। हाँ, यहाँ की जनता का जो भी है, भारत यदि दशकों पीछे चला गया है तो ये लोग अब शताब्दियों पीछे चले जा रहे हैं। और यदि विज्ञान को छोड़कर यह लोग कोई और रास्ता अपनाते हैं तो इनका क्या हश्र होगा वह खुद भी अब देखने वाले हैं। जी, खबर है यूरोप से, जहां आजकल वैसे बाढ़ आई हुई है और तमाम तस्वीरें बहुत ही डराने वाली हैं, पोलैंड से हो या कहीं और देश से हो है। लेकिन वहां की जो कमिश्नर हैं वो कह रहे हैं मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया। किसने घोंपा, क्यों घोंपा और क्यों ऐसा बयान देने की जरूरत पेश आई? ये ब्रिटेन करके हैं और उसके अधिकारी हैं, मतलब वो पीपुल्स के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है बल्कि कंट्री के तरफ से हैं, फ्रांस के। और वहां के प्रेसिडेंट ने इनको मतलब बनाया था, एक टर्म खत्म हो गया था, दूसरे टर्म के लिए बना था। लेकिन दूसरी तरफ जो उर्सुला है, जो उनकी हेड है, मतलब पॉलिटिकल हेड है, उनकी नजर में इन लोगों को, ये लोग उसकी बात नहीं मानते हैं और कुछ न कुछ प्रो रशिया बात या
प्रो हमास, हमास नहीं कहें, प्रो पैलेस्टीन लैंड के बारे में बातें कर देते हैं और इनसे मुक्ति पाती है, तो इनको एक रास्ता मिला। ये कहती है कि भाई ऐसे लोग हैं, केवल मर्द ही भरे पड़े हैं, गलत बात है। देखिए भारत में कभी होता है, यदि युवा राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बन जाता है, मीडिया पीछे पीछे भौंकना शुरू करता है कि युवाओं का समय आ गया। जब बुढ़े आते हैं कहते हैं कि नहीं नहीं, युवाओं से काम नहीं चलेगा, जो एक्सपीरियंस है उसको करना है। दोनों तरह मतलब उनका है। तो ये करके वहां पे कई देशों से जो पुरुष अधिकारी थे उनको इन्होंने निकलवा दिया फोर्स करके, और 2-3 जगहों से जो कि इनके पसंद के नहीं थे, और इनके भी खिलाफ में मैक्रो से बात करके कहा कि भाई ये ठीक ठाक काम नहीं कर रहे हैं, आपकी इज्जत घट रही है, आपको हार रहे हैं, इनको हटाइए। बेचारे को इस्तीफा देना पड़ा, और कहते हैं कि बिना मुझसे बात किए हुए, बिना सलाह लिए किया हुआ मेरे पीठ में इन्होंने छुरा भोंक दिया। तो ये काम किसके लिए कर रहे थे, इनको तो समझना चाहिए, तैयार रहना चाहिए, कभी भी उठा के फेंके जा सकते हैं। जी मतलब कुर्सी अगर चली गई तो भाई साहब बड़ा मलाल होता है। कुर्सी वाले जो लोग हैं, कुछ रिटायर्ड लोग भी होते हैं, उतरने के बाद भी उसी खुमारी में जीते रहते हैं कि लोग अब हमें सलाम क्यों नहीं कर रहे हैं, साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब भी हो जाते हैं थोड़े से। खैर अगली जो खबर है वो आ रही है ब्राजील से। यहाँ पर 2 मेयर टीवी पर डिबेट कर रहे थे, एक का खून खोल उठा, उसने वहीं पे धो दिया उसको। अब ये स्थिति जो है, लिखने वाले ने लिखा है कि कहीं भी सहनशीलता नहीं बची क्या, वास्तव में नहीं बची है। और वो भी किस था, इनके खिलाफ जिसने मारा। 10-11 साल पुराना एक केस था जिसमें कहा गया था कि इन्होंने किसी महिला के साथ बदमाशी की थी, छेड़खानी की थी, यानी यौन उत्पीड़न किया गया था, जो हमारी भाषा में है। और वह केस को रफा दफा पुलिस ने ही कर दिया था, हो सकता सच्चाई हमें नहीं मालूम। और जब इसने प्रश्न उठाए तो इन महाशय को बहुत गुस्सा आ गया कि ना उसमें आग था ना धुआं था, तुम उसको लाने क्यों कोशिश कर रहे हो। और गुस्से में उठ के कुर्सी जो लोहे का था उठा के दे मारा, या दूसरे वालों के यहाँ पे लगा, कुछ फ्रैक्चर भी हुआ है, हॉस्पिटल में थोड़ा मोड़ा इलाज भी चल रहा है। कहते हैं कि अब ये कोर्ट में भी जाएंगे। और जहां तक जो होस्ट था वो बेचारा हक्का बक्का हो गया, क्या हुआ। जब शांति हुई तो लेकिन वो अपनी जो कार्यक्रम था उसको जारी रखा। तो ये पूरी दुनिया में हो रहा है। अरे पार्लियामेंट, वैसे बाय द वे पार्लियामेंट का मीनिंग जो है ना, ओरिजिनल है कि जहां, ये ऑस्ट्रेलिया का है, कि जहां उल्लू सब बैठते हैं। क्योंकि उल्लू को, हम लोग हंस रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में उल्लू को ज्ञान का देवता या देवी माना जाता है, मतलब गॉड है उनका। हमारे यहाँ उल्टा है। हालांकि हमारे यहाँ मीनिंग जो है इनडायरेक्टली सटीक बैठता है। तो ये उल्लुओं का शासन है, और उल्लू प्रदेश में, उल्लू संस्थान में ये सब होता रहता है, चाहे आप इसका जो भी मीनिंग लो। जी अच्छा चलिए, इसका क्या विकल्प हो सकता है? मान लीजिए अगर कोई क्रांति हो, कोई बदलाव हो, तो इसका क्या विकल्प होगा? इसका विकल्प ऐसे लोगों का, देखिए मानसिक जो स्तर है, जो पढ़ाई है, जो शिक्षा इन्होंने लिया है, केवल भारत में तो व्हाट्सएप अभी हुआ है, लेकिन शुरुआती दौर से ही जो पूरे की पूरे साम्राज्यवादी और पूंजीवादी सत्ताएं हैं, उन्होंने शिक्षा, संस्कृति और स्पिरिचुअलिज्म में, स्पिरिचुअलिज्म केवल वही उन्हीं का नहीं है जिनका रिलीजन है, गॉड है, हमारा भी स्पिरिचुअलिज्म है, यानी अपने से अलग हट के हम समाज के बारे में सोचते हैं। तो ये तो अध्यात्म है मेरा, केवल अपने खाने पीने, अपनी बीवी बच्चों तक सीमित तो नहीं है, यह हमारा अध्यात्मवाद है। और इसको इतना भ्रष्ट, इतना पतित कर दिया है केवल इसलिए कि मुनाफे पर आधारित हमारा समाज बना हुआ है, वह खत्म हो जाएगा। तो क्या आपको लगता है नीत्शे जो बहुत बड़े फिलोसफर थे यूरोप के, और उन्होंने महामानव की कल्पना की थी, हमारे देश के भी लोग ने की है, कि क्या आगे आने वाले, मान लीजिए सतयुग आता है तो ऐसे ही भ्रष्ट और निम्न स्तर के लोग हमारे ऊपर शासन करते रहेंगे और ऐसी हरकतें करते रहेंगे? मेरा जवाब है नहीं, हम बदलेंगे। जी चलिए, और बदलाव ही जिंदगी का सबसे बड़ा सच होता है। तभी आज मैं अपने ऑफिस में बैठा हूं और सर घर पे बैठे हैं और आपके सामने खबर जा रही है प्रवासियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर, या प्रवासियों की संख्या घटाने को लेकर। जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं वो बड़े मुरीद हो गए हैं जॉर्जिया मेलोनी को लेकर, जिनको भारत में सोशल मीडिया पर भाभी बताया जाता है। अब बताइए, ये जहां तक लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री की बात है, कहते हैं कि लेबर पार्टी लेफ्ट ऑफ सेंटर यानी वामपंथी है। और जहां तक शरणार्थियों की बात है, मैं समझना चाहिए कि शरणार्थी अपनी मर्जी से अपना जमीन घर बेच के या भाग कर नहीं जाते। युद्ध के कारण, किसी आपदा के कारण, प्राकृतिक आपदा हो, जिस तरह का हो, या नौकरी ना मिलने के कारण बेचारे मजबूरी में भागते हैं। और इसका आधार है, हब सेंटर है वेस्टर्न पावर, वो ये लोग कर रहे हैं और मजबूरी में लोग भाग रहे हैं। और जहां तक इनकी बात है, मेलोनी की बात है, इटली की बात है, यह घोर दक्षिणपंथी है
और इनका आधार है कि भाई ये विदेशी आके हमारे देश की जो भी हमारी नौकरी खा रहे हैं, ये लोग गलत लोग हैं, घटिया लोग हैं, इनको मारो। हालांकि इनके पूंजीपति वर्ग चाहते हैं कि टुकड़ों टुकड़ों में ये लायक लोग आए ताकि सस्ते में ये लोग हमारे यहाँ काम कर सके। मजदूरों की जरूरत है, पूरे अमेरिका, इंग्लैंड, हर जगह इनको बढ़ावा दिया जा सकता है, दिया जाता है, और यहां पे जाके उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, उनसे सीखना चाहते हैं कि किस तरह आपने किया। क्या उस युगांडा फार्मूले को लागू करेंगे जिसको ऋषि सुनक लेके आए थे और इन्होंने सत्ता में आते उस पर रोक लगा दी थी? क्या अब ये करेंगे? वो खुलेआम भले ही ना करें, लेकिन अभी से ही स्ट्रिक्ट करना शुरू कर दिया है ताकि नए लोग अब इनके यहाँ के ना बस जाए। चाहे वो यूक्रेन को हो, यूक्रेन बना है इसलिए कि तुम अंतिम समय तक लड़ो, युवाओं तक लड़ो। जेलेंस्की ने भी कहा है कि जो विदेशों में हमारे युवक हैं जो भाग के गए उनको वापस भेजो, वहां के सरकारों से करी जबरदस्ती भेजो, क्योंकि यूक्रेन के लिए अंतिम समय तक लड़ा जाएगा। और ये चाहते हैं इनके जो माई बाप हैं इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ताकि ये हथियार बेच के मुनाफा कमा सके। आधार तो वही है। और कहीं से भी इंग्लैंड में चूंकि यह रोजी रोटी नहीं पैदा कर पा रहे हैं, इनका नेशनल हेल्थ स्कीम खत्म हो रहा है और इसके लिए दोष दे रहे हैं प्रवासियों पे और उस पर रोक लगाने जा रहे हैं। या वही करेंगे जो सुनाक ने किया था या उसके पहले वाले लोगों ने किया था। जी, मतलब इनकी जंग के लिए जो एक आम इंसान है वो सिर्फ एक ईंधन है, वहां से लाओ और बाहर भाग गए हैं, पकड़ के लाओ, झोंक दो। बिल्कुल। भेड़, बकरी, गाय, भैंस, सुअर जो लोग बनाते हैं, खाते हैं, वो खरगोश का पालन बहुत होता है। हम लोग वही हैं, उससे अधिक कुछ नहीं है। जब जरूरत है तो लेके आएंगे, पालेंगे, बुलाएंगे भी। जैसे इजराइल आजकल भारतीय कर्मचारियों मजदूरों को बुला रहा है। जब जरूरत ना हो तो इनको किसी भी तरह से भगाएंगे, जरूरत पड़ा तो इनको इनकी हत्याएं भी करवा देंगे या आपस में लड़वा के खत्म कर देंगे। जी, 1,80,000 नए रंगरूट भर्ती किए गए हैं रूस की सेना में। अब इस खबर के बाद बताया जा रहा है कि सेना की संख्या 18 लाख होगी। लेकिन इससे एक बात भी तो निकल के आती है ना सर, कि जो दावा किया जा रहा था कि रूस के पास फौज की कमी है, वो भी तो क्लियर हुआ ना? बिल्कुल। जहां तक रूस में फौजियों की कमी की बात है, वह शुरुआती दौर में जरूर लगा था और यह तीसरा चरण है। जबकि हालांकि अभी भी कंपल्सरी कंस्क्रिप्शन यानी जबरदस्ती भर्ती वाली अभी स्थिति नहीं रूस में आई है, सारे वॉलंटियर्स ही आ रहे हैं। और हालांकि इस डर से कई सैकड़ों रूसी वहां से छोड़ के भाग गए, बाद में वापस आए। तो जब 2022 के मार्च में लड़ाई शुरू हुआ था, उसी वक्त फरवरी में लड़ाई शुरू हुआ था, उसी वक्त से पुतिन ने आह्वान किया था कि रूसी फादरलैंड को बचाने के लिए आप हमारे साथ ज्वाइन करें और लड़े, और अधिक से अधिक वेतन और बाकी सुविधाएं। यदि आप मारे गए तो आपके पूरे परिवार को देखा जाएगा। कोई भी बहादुरी काम किया तो आपको पूरी तरह से उस सफलता के लिए आपको अवार्ड भी दिया जाएगा, पैसे धन भी दिए जाएंगे, जो कि वास्तव में हो रहा है। और अभी इतने लाख की, और इसी पर सवाल यह भी उठता है कि यदि इनके पास अभी भी 18 लाख है और यूक्रेन के जेलेंस्की ने, यहां तक कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर या उसका जो MI6 जो इंटेलिजेंस वो है, सब ने कहा था कि रूस के 6 से 7 लाख सैनिक मार गए, जो कि खुलेआम लगता है कि झूठ बात कही गई है। इतने मारे गए रहते तो अभी इनकी संख्या, अभी तो 1,80,000 आने वाले, 2 लाख आने वाले हैं, यानी कुल मिला के उनके पास 5-6 लाख रहते। और केवल इसी आधार पर विदेशों में इतने जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने सैनिक लगा रहे हैं, सीरिया से लेके अजरबैजान वगैरह के बॉर्डर पर लगा रखे हैं, और पूरे के पूरे करीब 12 से 1400 किलोमीटर पे, यानी साउथ, ईस्ट और नॉर्थ में, कुर्स्क में, हर जगह लड़ रहे हैं। यह संभव नहीं होता। जी, आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, फादरलैंड। क्या वहां मदरलैंड नहीं बोलते हैं जैसे हमारे यहाँ बोला जाता है मातृभूमि? पितृभूमि वहां पे कहने का एक प्रचलन है, यह कोई अंतर नहीं पड़ता, मां बनाइए, बाप बनाइए। जहां तक यदि आपका जो बॉर्डर है या एरिया है, वह यदि वहां के जनता से क्वालिफाई होता है, जनता का है, जैसे भारत देश भाषावासियों का है, ना कि उसकी चौहद्दी है। चौहद्दी आगे पीछे हो सकता है आगे आने वाले समय में मतलब जो ग्रेट इंडिया का कल्पना हो जाए तो चौहद्दी बढ़ जाएगा। सूडान 2 हिस्सों में बट गया, क्यूबेक फिर शायद कनाडा से निकल, ये सब चीजें होती रहती है। तो उस हालात में जहां तक है, फादरलैंड मदरलैंड बोलने का क्या बात है? उस पर जाकर माला बनाइए या उसकी सिंदूर लगाइए, पूजा कीजिए। यह देशवाद को बढ़ावा देता है, ना कि एक राष्ट्र प्रेम का देता है, कि अपने राष्ट्र को समझने की बात है। प्रेम का मतलब नहीं कि अंधे हो जाए, दूसरा हमसे खराब है, यह चीज नहीं होता है। वहां वैसे मदर भी बोलते हैं, माँ भी बोलते हैं, बाप भी बोलते हैं, कुछ ना भी बोलते हैं। USSR के जमाना में फादरलैंड की रक्षा के लिए जब हिटलर ने आक्रमण किया था तो ये आवाज दी गई थी। तो दोनों चलता है, ऐसा कुछ नहीं उनके। जी, चलिए अब बात करते हैं। एक तरफ तो भर्ती किए जा रहे हैं रंगरूट नए, और दूसरी तरफ सेना
या रक्षा विभाग से जुड़े हुए दो दो अफसरों को गिरफ्तार किया जा रहा है, और वो भी रिश्वत लेते हुए। तो भ्रष्टाचार भी खूब चल रहा है रूस के अंदर, जंग के भीतर या जंग के दौरान लोग खूब कमा रहे हैं वहां पे। देखिए, मिलिट्री को होली काऊ बना दिया, यानी उसके खिलाफ कुछ भी बोलना वह देशद्रोह हो गया। कई देशों में यह कानून बन चुका है, और नहीं तो हंगामा तो खूब होता है कि तुमने हमारे आर्मी पर प्रश्न उठाए, इस पे हमने बातें की थी। जहां तक रूस की बात है, वहां भी मिलियंस एंड मिलियंस का बिलियंस ऑफ रूबल या डॉलर के रूप में ले तो वहां खर्च हो रहे आ रहे हैं, और उसमें यहां तक कि डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर भी अरेस्ट किए गए। एक मेजर जनरल, एक लेफ्टिनेंट जनरल किए गए, 2 नायब पकड़े गए हैं, और यदि साबित हुआ तो 20-20 साल तक ये लोग जेल में जाएंगे। और उस समय ये लोग पैसा कमा रहे हैं। भारत में भी धांधली हुआ है, जो हम बाहर से प्रोक्योर करते हैं, लाते हैं, उसमें छोटे छोटे सैनिक, छोटे अफसर, इसमें कोई रोल नहीं होता। वो बड़े होते हैं जो आर्मी के हेडक्वार्टर, एयरफोर्स, नेवल के हेडक्वार्टर में रहते हैं, और ये 100% जो आईएएस आईपीएस के ऑफिसर होते हैं, बीच वाले जो सेक्रेटरी लेवल के होते हैं, वो उनके माध्यम से जो होता है, और अंततः डिफेंस मिनिस्ट्री और वो पार्टी होते हैं, वहां से मिलके सब के सब उसमें शामिल होते हैं। जैसे यहाँ पर डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर से लेके लेफ्टिनेंट जनरल से लेके और बाकी सब आए। तो रूस भी लड़ रहा है इस भ्रष्टाचार से। जी चलिए, रूस की एक वेबसाइट है, रशिया टुडे का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। मेटा ने उस पर पाबंदी लगा दी है, क्या है मामला सर? जहां तक उसमें केवल आरटी पर नहीं, एक रोसिया सोगोदनिया करके भी है, और दूसरे भी 1-2 है, उस पे अमेरिका ने पाबंदी लगाई। कहता है कि यह जो है सो कि गलत खबरें छापता है, और ये लोग जो है सो आर्म्स ऑपरेशंस का भी वो मतलब धंधा कर रहे हैं, पैसा जुगाड़ कर रहे हैं अपने माध्यम से, और दे रहे हैं रूसी सैनिक को। पहली बात यह है कि यदि वहां का मीडिया, जैसे हमारा मीडिया पैसा देके हमारे सैनिकों को भेजता है, तो इसमें कौन सा बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है? हाँ, हमारे तुम दुश्मन हो, रोक लगा रहे तो बात अलग है। और मेटा यानी फेसबुक की जहां तक बात है, वह तो 100% अमेरिकी जो साम्राज्यवाद है उसका दलाल है, वो करता है। तो केवल फेसबुक नहीं, इससे इंस्टाग्राम पे भी बंद होगा, अभी शुरू नहीं हो जाएगा, व्हाट्सएप भी असर पड़ेगा, थ्रेड्स करके है उसका भी असर पड़ेगा। वैसे बाय द वे एक और चैनल है रेडिट, REDDIT, रेडिट, जिसमें यूरोप और अमेरिका के लोग भरे पड़े, उन्हीं का कंट्रोल होता है। एक ग्रुप में मैं था, जो बना था शुरू में, प्रो रशियन था। जैसे यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू हुआ था, धीमे धीमे उसमें देखते लाखों उसके वो बन गए, क्या कहते हैं, सदस्य बन गए, उसके सब्सक्राइबर बन गए। और कुछ ही समय में देखा गया कि जो उसके एडमिन थे प्रो रशियन को हटा के प्रो यूक्रेनियन यानी रेडिट ने वह चीज ला दिया। तो जहां तक मीडिया है, वह क्या दिख रहा है, फॉक्स, CNN वगैरह दिख ही रहा है। ये सोशल मीडिया पर भी इनका कम से कम 90% कब्जा है। टेलीग्राम में जो हंगामा हुआ, उसके CEO को पकड़ के फ्रांस के अंदर कर ही दिया। तो हम क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, क्या पढ़ते हैं, यह सोच के कि बड़ा महत्वपूर्ण इंडिपेंडेंट सोच रहे हैं। दोस्तों समझ जाओ कि तुम्हें वही कचरा दिया जा रहा है जिसका तुम कुतर रहे हो, खा रहे हो, सोच रहे हो, दिन रात उसी के साथ जी रहे हो। जी, सच्ची बात आपने यही कही है कि लोग आज जो सोच रहे हैं ना कि संचार क्रांति के दौर में जी रहे हैं, मैं कहता हूं अक्ल का अंधा बना दिया गया है लोगों को। आज पहले आदमी 10 फिगर भी लिखकर कागज पे अपने हाथ से जोड़ता था, कलम से जोड़ता था, आज औकात नहीं है, अपना नंबर तक याद नहीं रख पाता है, इतना उसका सोचने की शक्ति को छीन लिया गया। मुझे हजारों नंबर याद हुआ करते थे, वैसे कुछ आज भी है। यूक्रेनी अदालत जेलेंस्की के खिलाफ क्या करने जा रही है? जहां तक जेलेंस्की की बात है, मई में ही, यानी 3-4 महीने हो गए तब से इनका कार्यकाल समाप्त हो गया, चुनाव के बाद जो थे। और वहां का संविधान कहता है कि कोई भी स्थिति आ जाती है जिसके कारण चुनाव नहीं होता। पहली कोशिश तो चुनाव करनी चाहिए, जो चुनाव होने था मई में ही, इसको इन्होंने टाल दिया, 30 मई या जो भी था, और कब आएगा वो भी इन्होंने इसकी घोषणा नहीं की है। और इसी के आधार पर वहां का संविधान कहता है कि ऐसी हालात आती है कि चुनाव नहीं हो पाता है, तब यह पार्लियामेंट के पास जाएगा, और पार्लियामेंट का बंदा कोई, चाहे उसका पार्लियामेंट का स्पीकर हो या जो भी हेड हो, आपस से मिलकर करेंगे। और एक पार्लियामेंटेरियन जो था, इसने इनके खिलाफ आवाज लगाई जैसा हुआ, और इसको पकड़ के इन्होंने इसको जेल में डाल दिया कि देशद्रोह है। और जेलेंस्की जो है एक स्टैंड अप कॉमेडियन से लेके एक बहुत बड़ा तानाशाह बन चुका है, जो कि पूरे की पूरे विपक्ष को उठा के जेल में डाल चुका है, पार्लियामेंट को भंग कर चुका है, उसको खत्म कर चुका है, और दूसरी तरफ वहीं अमेरिका का पूरी तरह से चमचा बन चुका है।
और कुछ नहीं है। और ये कोर्ट में गए हैं, कोर्ट का क्या वर्डिक्ट होगा हम अंदाजा लगा सकते हैं। या तो कोर्ट कहेगा कि भाई ये बेकार की बात है, या तो कुछ ऐसी चीज आ गई कि हमारे संविधान निर्माताओं को समझ नहीं आया था कि ऐसा चीज हो सकता है, नंबर वन। नंबर टू, यदि उसके विरोध में जाने की कोशिश करते हैं तो क्या वो जिंदा बचेंगे? क्या उनको भी भंग नहीं कर देगा जेलेंस्की? वैसे ही जैसे कि ट्रंप ने कोशिश की थी पिछले चुनाव में हारने के बाद से। इन लोगों के पास यदि सत्ता है तो कुछ भी कर सकते हैं जी। लेकिन सवाल यहाँ पे ये भी तो उठता है ना सर, कि अमेरिका को यूक्रेन में हो रही लोकतंत्र की हत्या नहीं दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है, उसमें संदेह का। लेकिन उसका इतना बढ़िया चमचा है, उसकी हर बात मान रहा है, हर चीज कर रहा है, अपने अंतिम युवक को मरवाने के लिए तैयार है। अमेरिका का पूरा अस्त्र शस्त्र बिक रहा है। और पूरे यूक्रेन में जो अमेरिका का इंडस्ट्री बना हुआ था, लगा हुआ था, बायोलॉजिकल से लेके न्यूक्लियर संवर्धन तक का, वो सब चीजें था। वहां की भारी मात्रा में गेहूं और दूसरे तरह का अनाज बड़े सस्ते दरों में लेके जाता था। वहां की मतलब पूरी संस्कृति को अपने हिसाब से कर रहा था। और नेटो की पूरी फोर्स के द्वारा रूस में घुसने की जो कोशिश कर रही थी, जिसके खिलाफ में अंततः पुतिन ने आक्रमण घोषित किया, वह सबको कुछ भी रिकवर करने की तो कोशिश वही तो बाइडेन कर रहा है। ट्रंप के आने से कोई खास परिवर्तन होगा मुझे नहीं पता। बिल्कुल जी। अब रुख कर लेते हैं अमेरिका चुनाव से जुड़ी खबरों का। ट्रंप का जो हमलावर है उसको पकड़ा गया, काली गाड़ी में सवार था। उसके बाद तरह तरह की खबरें चल रही हैं, लेकिन जो सबसे अहम खबर है वो ये है कि फिर से एक बार यूक्रेन ने ही ट्रंप की हत्या कराने की साजिश रची है। क्या क्या चीजें हैं सर जो इस ओर इशारा कर रही हैं? देखिए, मेरी समझ थी कि वह ट्रंप के लिए नहीं गया था। हालांकि ये जो बंदा है 50 साल से ऊपर का, यह यूक्रेन भी जाने की कोशिश कर चुका है, शायद गया भी हो, लेकिन यूक्रेन ने देखा कि जो तुम दावा कर रहे हो होगा नहीं, और इसलिए उसको वापस कर दिया था। इसने अभी कहा कि अफगानिस्तान से भी सैनिकों को लेकर, ये सैनिक या जो भी लोग हैं वॉलंटियर्स है, उनको भी यूक्रेन पहुंचाने की कोशिश किया है। और उसने ट्रंप को कहा है कि वह बहुत बड़ा दुष्ट है, वगैरह वगैरह है, वह पूरे मानवता के लिए खतरा है। कई तरह की बातें अपने सोशल मीडिया वगैरह पर लिखता रहा है। और उसने यहां तक भी लिखा था कि ट्रंप को कोई मार दे तो एक भला काम होगा, लिखा था उसने। और इस हालात में वो पहुंचा है। हालांकि ट्रंप एक खुद में बहुत बड़े पूंजीपति है, और इतना बड़ा गोल्फ मतलब सैकड़ों एकड़ में शायद उनका गोल्फ कोर्स है जहां खेल रहे हैं। गोली चली, किसी ने सुना कि है गोली चली है, और ये सब बातें हुई है। बाद में आया और बंदे के पास एक AK-47 निकलता है जिसको छोड़कर भागता है, तब पकड़ा गया। वो मानसिक रूप से भी हो सकता है बीमार हो। तो ये आने वाली समय से पता चलेगा। हाँ, जो आप ये कह रहे हैं कि शायद ट्रंप को इसलिए मारने की कोशिश करवा रहा है यूक्रेन, क्योंकि ट्रंप के आने के बाद से यूक्रेन को जो मदद है वो नहीं मिलेगा, यह महत्वपूर्ण सवाल है। और इसीलिए RT रशिया टुडे ऐसे भी मतलब गुस्से में है, तो पूरे दिन रात वही हेडिंग के साथ चला रहा है। जो भी कहीं से एक साधारण सा भी आदमी बोल रहा है कि इसने ट्रंप को मरवाने की कोशिश की है। पुतिन ने मजाक में ही बोल दिया था कि वह बाइडेन के पक्ष में, ट्रंप के पक्ष में नहीं थे, लेकिन कमला हैरिस के पक्ष में बहुत अच्छा हंसती है। यह तो मजाक था, लेकिन उसको लेकर जो कमला हैरिस के पक्ष में लोग थे कह रहे थे देखो देखो पुतिन भी हमारा समर्थन कर रहा है। तो उन सब चीजों की यदि बात कहें तो अभी ट्रंप को दिखाने की कोशिश भी कर रहा है रशिया कि देखो हम तुम्हारे साथ है, तुम्हारी दूसरी बार हत्या करने की कोशिश की गई है, और इस चीज को हम दिखा रहे हैं, बाकी मीडिया नहीं दिखा रहा है। बहुत अच्छी बात है, ये भी एक पहलू है। लेकिन अब बात करते हैं कुछ और। 12 घंटे तक वो शख्स झाड़ियों में छिपा रहा। उसने ट्रंप के ऊपर कोई सीधे फायरिंग नहीं की। जब सीक्रेट सर्विस के लोगों ने उसे देख लिया तो उन्होंने उसके ऊपर फायरिंग की। फिर वो बिना फायरिंग किए अपने हथियार छोड़ के भाग गया। वो करने क्या आया था? ऐसा तो नहीं था कि उसे लगता था वो चर्चा में आ जाए पूरी दुनिया के अंदर। गोली तो चलाई नहीं उसने। देखने से फिजिकली वो इतना ताकत तो नहीं लिखता है, पतला दुबला है, अधेड़ है। हालांकि 55-60 साल का आदमी लड़ सकता है, लेकिन कितना लड़ेगा, क्या लड़ेगा? और AK-47 लेके आया हुआ है। और जहां तक यदि उसका नियत सही में ट्रंप को डराने या मारने का था, या उसमें आने का था कि भाई हम भी मीडिया में आ जाएं, यूक्रेन के पक्ष में जो बोल रहे हैं सब चीजें हो जाए, तो नेचुरली सिक्योरिटी फोर्सेस को लड़ना नहीं चाहता था। वह जानता था कि उसने एक भी गोली चलाई तो वहीं पर उसको पकड़ के मार देंगे। इतना उसको पता था कि अमेरिकी सिक्योरिटी फोर्सेस से छोड़ेंगे नहीं, इसलिए वो भागा। और पीछे से पकड़ा गया तो उसने आत्मसमर्पण की, या पकड़ा गया जो भी हो। तो यह सारा का सारा एक नाटक की तरह हुआ है। और अमेरिकी जनता जो गन कल्चर को पसंद कर रही है, वह इस तरह के नाटक में बहुत विश्वास करने लगी है। दोनों एक दूसरे के पूरक है जी। चीन की जेल में 20 साल तक क्यों पड़े रहे, सड़ते रहे ईसाई पादरी जो अब अमेरिका पहुंच गए हैं? जब छूट के वापस आ गए तब बाइडेन का कहना है कि यह इनके बहुत लक्ष्यों में से एक था। बताइए, इनके लक्ष्यों में से इस पार्टी को छुटाना था। ठीक है,
इस पादरी की जो कहानी आती है CNN में, एक तरफा कहानी है, चीन का क्या कहना है मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसमें कहा गया है कि इन्होंने वहां एक चर्च बनाने की शुरुआत की, उसमें मदद की पैसे से, दूसरे तरह से, और चर्च के कंस्ट्रक्शन के लिए मतलब इनको अधिकार नहीं मिला था, ना ही क्लियरेंस मिला था चीनी अथॉरिटीज के द्वारा। तब चीन जैसे देश में जहां तानाशाही इतना जबरदस्त है, ये कैसे चर्च बना रहे थे, और इस चक्कर में चीनी सरकार ने, वहां के अधिकारियों ने इसे पकड़ा और इन्हें आजीवन कारावास दे दिया। इस पर मुझे डाउट है, केवल इस तरह के लिए आजीवन कारावास, और 2 आदमी और थे, 2 अभी भी चीन में, वो भी छूटेंगे, 17-18 साल हो चुके थे वहां पे, अब छूट के आए हैं, और कहते हैं कि जो लोग भी गए, हम लोग जो पिछले बातें कर रहे थे कि वहां के फॉरेन सेक्रेटरी और डिफेंस सेक्रेटरी, सिक्योरिटी असिस्टेंट, ये सब जितने गए हैं, ब्लिंकन और विदेश मंत्री जो भी गए हुए, सब जितने भी गए हुए, ये सब ने बात की। यहां तक कि बाइडेन कहते हैं कि जब चीन के राष्ट्रपति आए थे शी, तो उनसे भी इनके बारे में बात की थी। पता नहीं इस बंदे की इतनी महत्व क्यों है, लेकिन यदि वास्तव में इन्हें करना चाहिए था अपने कार्यकाल में, जो कि अब तकरीबन समाप्त हो चुका है, कम से कम इजराइल को तो कंट्रोल कर लेते युद्ध के बाद। वो यदि होता तो इनके नाम के पीछे जो भी इनकी कहानियां थी, घटिया काम इन्होंने किया था, वो सब माफ हो जाता, लेकिन वहां करने में बिल्कुल समर्थ नहीं हुए। जी, गर्भपात के दौरान अस्पताल में इलाज में बरती गई लापरवाही के चलते किसी महिला की मौत हो गई है। अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि अमेरिका में ये सब क्या चल रहा है। अमेरिका में 2 वर्ष पहले जब ये सरकार आई, उस इनके कहने के बावजूद भी वहां के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को एक जनरल मतलब ह्यूमन राइट नहीं माना, हर औरतों का राइट नहीं है। उसके आधार पे 15 से 20 राज्यों में, जिसमें जॉर्जिया भी एक है जहां ये महिला पहुंची, और इनको वहां पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, ऐसा नहीं कहा पाई आपका गर्भपात होगी, आपकी मर्जी नहीं, देखा जाएगा, पता किया जाएगा। और जब वो भर्ती हुई, अचानक कुछ आया जिसमें गर्भपात करना जरूरी था, और डीएनसी कहते हैं उसको, तो उस दौरान में डॉक्टरों ने कहा कि नहीं, पहले ये चीज हमें पता करना पड़ेगा, ऐसा नहीं करेंगे नहीं तो उनको फिलौनी यानी वहां का आपराधिक मामला बन जाता। और ये करने में जो डिले हुई, उसके बाद से इनको नहीं बचाया जा सका। इस पर लेके ये कमला हैरिस को मौका मिला है कि बाइडेन के कारण, बाइडेन नहीं, ट्रंप के कारण ही हुआ है, और ये लोग गर्भपात के खिलाफ है, औरतों को बराबरी का अधिकार नहीं देते हैं। तो ये तो गर्भपात पे ही चल रही है आम जनता की बात, यह महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसमें संदेह नहीं है। और गर्भपात की बात है तो औरत का कोख है, और उसका अधिकार बनता है कि करवाए कि ना करवाए, उसको पैदा करे या ना करे। जी, क्या सिर्फ औरत का अधिकार रहेगा? ये जो आदमी उसके साथ जी रहा है, उसका भी कोई अधिकार है? उसका भी कोई क्लियरेंस लिया जाए, या बस औरत के दिमाग में मुझे रखना ही नहीं तेरे बच्चे को? समाज यदि वास्तव में वैसा हो जहां की औरतों का पूर्ण अधिकार है, और उस बच्चे की पालने की जहां तक बात है, वह केवल उनका व्यक्तित्व मतलब व्यक्तिगत मसला नहीं, बल्कि पूरे समाज का है। यानी उसको देखने, उसके पैदा होने से, जैसे हमने नॉर्वे की बात कही थी कि गर्भ की शुरुआत से लेके कब्र तक जहां तक है, वह पूरा का पूरा सरकार देखेगी, उसे तुम्हें नहीं करना पड़ेगा। क्यूबा में यदि आप बीमार पड़ते हैं, कोई महिला जाती किसी हॉस्पिटल में, तो उसको भर्ती किया जाएगा पहले देख के कि पूरा इलाज के लिए मतलब उनको बेड पर लाया जाए या बाहर से किया जाए। यदि बेड पर लाया जाता है, आईसीयू में जहां भी भर्ती किया जाता है, तो उनके परिवार वालों को बताया जाता है, वो आते हैं देखते, लेकिन वहां रहने की व्यवस्था नहीं की जाती, वह सब वही सरकार करती है वहां की। तो ये यदि महिला का कोख में यदि 9 महीने रहने का है, पति होने के बावजूद भी, यदि वह डरी हुई है, कॉम्प्लिकेशन अलग बात है, वह करने में सक्षम नहीं हो पा रही है, बलात्कार के कारण हुआ हो, अनचाह हो, उनके पास आर्थिक स्थिति की ऐसी हालत है कि बच्चा पैदा करके कहां करे, क्या न करे, इस 5-6 महीने में करे, तो उसका अधिकार उसके हस्बैंड या उसके सास पर नहीं, बल्कि खुद का होना चाहिए। चलिए, इस पर अलग से फिर कभी और बात करेंगे। रुक कर लेते हैं गाजा से जुड़ी खबरों को। यहाँ पहला अपडेट ईरानी राष्ट्रपति के हवाले से आ रहा है, जिन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली है हमास को लेकर, हूती को लेकर, हिजबुल्लाह को लेकर। क्या क्या उन्होंने बोला है और किन कारणों से उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चर्चा की जानी चाहिए? 2.5 घंटे तक उन्होंने प्रश्न उत्तर का जवाब दिया। बहुत सारे मसले, 1-2 महत्वपूर्ण उनकी मैं बात करता हूं, हमारा समय भी काफी हो चुका है। एक औरत जो कि उन्हें कहा कि भाई मेरे को यहां आने तक बड़ा मुश्किल हुआ, क्योंकि मुझे कहा गया था कि तुम गलत सवाल पूछोगी और बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अब तो ओपन हो रहा है, पब्लिश हो रहा है, लाइव वीडियो हो जा रहा है। तो फिर भी जैसे तैसे पहुंची हो, तो क्या इन्होंने प्रश्न पूछा, क्या औरतों पर अत्याचार जारी रहेगा? इस पे पेजेंस्की ने सवाल किया, क्या आपको आने में जो भी कष्ट हुआ, जैसे वह पहुंच गई, क्या वैसी स्थिति जो पहले थी? तो औरत ने कहा कि नहीं, ऐसी नहीं है, कुछ सुधार हुआ है। इस पे पेजेंस्की खुश हो गए, इस तरह के जवाब आए।
तो ये लगता है कि इनका आधार रहेगा। पहली बात तो कहने का मतलब ये हुआ कि पहले औरतों पर अत्याचार होता था। दूसरी बात, यदि औरत आई है सब लेके कंप्लेन लेके, वह खत्म नहीं हुआ, लेकिन घटा जरूर है, वह खत्म इस समाज में संभव ही नहीं है। दूसरा प्रश्न, जब विदेश नीति पे आती है कि अमेरिका के साथ संबंध अब क्या करेंगे, क्या आप अमेरिका जाएंगे, यदि यह खुलेआम कहते कि अमेरिका से जाएंगे, वेस्ट संबंध करेंगे, तो इनको अमेरिकी परस्त कहा जाता। इसलिए इन्होंने थोड़ा गोलमोल जवाब दिया। जहां भी विदेश नीति की बात आई, उन्होंने कहा कि भाई हम देखेंगे, हम कोशिश करेंगे, हम सबके साथ मिलकर रहना चाहते हैं, वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें कर दी। जहां तक अरब वर्ल्ड की एकता की बात है, उन्होंने हाँ कहा, पैलेस्टीन के प्रति अपनी कमिटमेंट दिखाई कि पैलेस्टीन स्टेट हमारा प्रायोरिटी है, और अपने देश की जहां तक उन्नति, इकोनॉमी, सोशल वगैरह वगैरह की बात है, वो सब बातें की। जी ठीक है, अगली खबर का रुख करते हैं जो आ रही है हूतियों से जुड़ी हुई। उनकी सरकार को मान्यता देने जा रहा था अमेरिका, लेकिन उसने शर्त लगाई थी कि लाल सागर को थोड़ा कम लाल करो। ये खबरें अब चल रही हैं तेल अवीव पर हूतियों द्वारा किए गए मिसाइल हमले के बाद। क्या सच्चाई है सर इन खबरों की? देखिए, हूती के लीडर ने तो कहा कि ऐसा ऐसा था, अमेरिका ने कहा कि बिल्कुल झूठ है, बकवास है, ये लोग कभी सच नहीं बोलते हैं। जब युद्ध शुरू हुआ गाजा में, उस युद्ध के बाद ही हूतियों ने अपना, यानी यमन के सरकार ने, वह सरकार, वहां पे दो सरकारें हैं, तो मैं हूती सरकार की बात कर रहा हूं, बाकी वो नहीं जो कि प्रो अमेरिकन, प्रो सऊदी अरेबिया, उनकी बातें नहीं कर रहा हूं। तो इन्होंने जब समर्थन देने की बात की, साथ साथ लाल सागर में रिस्ट्रिक्शन लगाया कि भाई यहां से वो जहाज नहीं जाएगा जो इजराइल के जा रहा है या इजराइल से वापस आ रहा है। उस समय अमेरिका ने बड़ी कोशिश की थी, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली दूसरे लोगों से कि तुम ना करो, हम तुम्हें ये सुविधाएं देंगे, वो देंगे, और उसमें पूर्णतः संभव कि उन्होंने कहा था कि हम तुम्हें पूरे राज्य का दर्जा देंगे, दर्जा ही नहीं, हम मान्यता देंगे, जो तुम नॉर्थ यमन में हो, हुडैडा वगैरह जो पोर्ट है, लाल सागर सटा उसके साथ हो उसके, और दूसरे वाले की हम मान्यता को हम एक बराबर का वो रखेंगे, हम डिप्लोमेटिक रिलेशन रखेंगे, लेकिन खत्म नहीं करेंगे, वैसे ही जैसे ताइवान के साथ है। हूती इससे नहीं माने। तो अमेरिकी झूठ बोलने में सबसे सरताज है, और हूती जो बोल रहे हैं वो मुझे लगता है कि सही बोल रहे हैं। जी, साउथ अफ्रीका, वो देश जो गाजा को बचाने के लिए आईसीजे सबसे पहले पहुंचा, वहां पर अब नई सत्ता आने के बाद क्या ये बदलाव हो गया है कि जायनिस्ट कॉन्फ्रेंस होने जा रही है? ये जायनिस्ट कॉन्फ्रेंस पे कुछ कंफ्लिक्टिंग न्यूज आ रहे हैं, दोनों तरह से आ रहे हैं। एक तो वो लोग जो कर रहे हैं, और उसमें काफी देश विदेश के लोगों को बुला रहे हैं कि भाई हम उस पर हम चर्चा करेंगे कि कैसे पैलेस्टीन को फुल स्टेट दें, जो आईसीजे में हो रहा है उसके बारे में क्या करें, और आपस में मिले जुले दूर दराज के हैं। लेकिन जो वास्तव में एक बीडीएस करके एक मूवमेंट चला था, बाइकॉट, डाइवेस्ट एंड सैंक्शन, यानी बाइकॉट करो इजराइल का, डाइवेस्ट यानी छोटे मोटे जो भी तुमने उस कंपनी में लगा रखे हो जहां इजराइल का भी है, हम अपने पैसे वापस ले लेंगे, एंड उसको सैंक्शन, यानी हर तरह से जहां भी संभव उसको हम इजराइल के ऊपर सैंक्शन करेंगे, उसके सामानों को हम ना लेंगे ना देंगे, और अपनी सरकार से भी कोशिश करें कि माफ करो। यह मूवमेंट बड़ा सफल हुआ, इजराइल की तरफ से हर जगह इसको बैन करने की कोशिश की गई, फेसबुक पे भी बैन किया गया। अभी जो कह रहे हैं कि आरटी के खिलाफ कर रहे हैं, वो पहले से भी करा गया, और बीडीएस था वो एक शांतिपूर्वक मूवमेंट था, इसमें आर्म सबमिशन की कोई बात नहीं थी। उनका कहना है कि तुम लोग गोल मोल बातें कर रहे हो, यह सही बात नहीं कर रहे हो, तुम इजराइल जो जनसंहार कर रहा है उसकी वॉशिंग, उसको धोने का काम कर रहे हो, तुम ऊपर ऊपर की बात करो, अंदर में जो चल रहा है, जहां अब 11 नहीं 20,000 बच्चे मारे जा चुके हैं और उससे ज्यादा मरने वाले हैं, उसकी बातें नहीं कर रहे हो। इजराइल एक क्रिमिनल, करप्ट, वॉर क्राइम का नेता है, वहां पे एक जियोनिस्ट रिजीम है, तुम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हो। बल्कि यहां तक कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस के भी लोगों ने कहा है, वहां की एक लेडीज ने भी कहा है कि भाई इजराइल को हम किसी भी ग्लोबल बॉडी में, यूनाइटेड नेशन टाइप, यूएनएससी हो, यूएनजीए हो, वर्ल्ड बैंक, आईसीसी, आईसीजे, जितने भी हैं, उसमें भला इनको कैसे रख सकते हैं जो उनकी बात मानते ही नहीं है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि गोलमोल बातें ना करें। तो इस मीटिंग में, इस कॉन्फ्रेंस में क्या होगा अभी कहना थोड़ा मुश्किल है। जैसे जैसे इसके बातें होंगी या सही में उसका बात आएगा, तब पता चलेगा कि बाय एनी चांस इसके पीछे भी छुपे हुए क्या जियोनिस्ट रिजीम का उंगल है, या वास्तव में इंडिपेंडेंट इस तरह की बातें कर रहे हैं। जी,
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आने वाले दिनों में चीजें साफ हो पाएंगी। अब बात करते हैं जर्मनी की। कल जर्मनी कह रहा था कि लंबी दूरी के मामले में वो जो है रूस के खिलाफ है, मतलब यूक्रेन के खिलाफ है। आज वो कह रहा है कि इजराइल को हथियार नहीं देंगे। ये बदलाव जो हृदय परिवर्तन हो रहा है शोल्ज का, ये संयोग तो हो नहीं सकता सर? नहीं, संयोग बिल्कुल नहीं है। इनको डर है, कई तरह का चीज का डर है। एक तो इनकी जनता का, जर्मनी में किसानों का बड़ा जबरदस्त आंदोलन हुआ था, मजदूरों का भी हुआ था, फिर से दोबारा होने की बात हो रही है सोल्ज के खिलाफ। नंबर 2, इस चक्कर में जो राइट विंग वाले वो आगे बढ़ रहे हैं, सोल्ज की पार्टी हार रही है, वहां का जो भी डेमोक्रेटिक पार्टी है जैसे भी हार रही है। दूसरा कारण ये। तीसरा डर यह है कि वास्तव में जो उनको अब नजर आने लगा है कि यदि वर्ल्ड वॉर एटॉमिक पावर के साथ हो गया तो वो भी नहीं बचेंगे। हालांकि अब बूढ़े हो गए, ना भी बचे तो क्या अंतर पड़ता। खैर, मैं ये मतलब एक हंसने के लिए बात कहा, मैं ये नहीं चाहता हूं कि व्यक्तिगत रूप से कोई मरे। अभी तक मुझे जो समझ था कि 30% हथियार अमेरिका के बाद से, अमेरिका का करीब 65% या 30% ये देते हैं, जर्मनी देता था इजराइल को, और केवल 5% बाकी लोग देते थे, छुप छुपा के जैसे भी हो। अब इन्होंने बंद कर दिया है। बंद मना नहीं किया है, ये खामोशी बरत रहे हैं जहां तक खबर आता है। ये चुपचाप है। पहले तकरीबन ये 400 मिलियन देते थे एक साल पहले तक, जो घट के अब 15-20 मिलियन हो गया है। लेकिन इस बीच में और भी एक न्यूज आया कि $100 मिलियन यूरो के बराबर, जो डॉलर में थोड़ा ज्यादा होगा, इन लोग कतर को बेच रहे हैं। और कतर पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि कतर अपना जितना मुनाफा करके हो जिसको बेचना चाहे बेच दे। तो ये सब धंधा भी चल रहा है, डर भी है, अपने को छुपाने की भी कोशिश है, सब मिला जुला असर है। यूरोपियन यूनियन का दबाव भी होगा, कैसे कैसे न मना कर सकते भाई, कतर को भेजो, यूएई को भेजो, पाकिस्तान अमेरिका को बेचेगा, वहां से जाएगा, वहां पे घूम के यूक्रेन को जाएगा। ये सब बातें बड़ी बड़े हमारे जो दुनिया में आज हो रही है, छोटी छोटी घटनाएं हैं, ये सब घट रही है। जी, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि भैया धंधा करना है, लेकिन इस रास्ते से नहीं हो पा रहा तो उस रास्ते से घुमा के वहां तक पहुंचा दो। होना सिर्फ धंधा ही चाहिए, और दुनिया के सामने अपने आप को धौलपोश भी दिखाना है तो कभी कभी कुछ बातें भी कर लेनी चाहिए। और हमेशा जो ज्यादा मक्का टाइप के लोग होते हैं, आप देखिएगा कॉलर ट्यून पे हमेशा धार्मिक रिंगटोन लगा के रखेंगे, हमेशा धर्म कर्म की बात करते हुए ज्यादा दिखाई देंगे। सोचिएगा इस बारे में कि वो मुखौटा क्यों लगा के रखते हैं। फिलहाल के लिए भी इतना ही। बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़ी बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।